Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 मई 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर जरूर फॉलो करना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। अभी आर्टिकल हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल जो ये हमारा डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है इसकी जो लेंथ है वो मैंने काफ़ी बढ़ा दी है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स ढेर सारे लगा रहा हूँ, साथ ही साथ हर एक आर्टिकल का हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब कि हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को हम पूरी तरह से हिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर जो ये पहला आर्टिकल है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बात करी गई है सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। आप देख पाओगे ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि अभी पिछले दिनों न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। ओके, डेथ कैसे हुई है? कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। इनकी एज थी 94। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एनवायरमेंटलिस्ट थे, मतलब इन्होंने हमारे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है। क्या क्या मूवमेंट स्टार्ट करे थे आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। देन उसके बाद यहाँ पे इनको गांधीयन भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए आए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इनका बर्थ और डेथ डेट बताई गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। एक ये भारतीय पॉपुलर गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और काफ़ी समय पहले यहाँ पर इन्होंने ये काम अपना शुरू कर दिया था एज अ एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे एक मूवमेंट आता है, चिपकू मूवमेंट। उसको फाउंड किया था इन्होंने, एक तरीके से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नाउ इस मूवमेंट से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। आप कह सकते हो कोई पेड़ है, पेड़ को काटने से बचाने के लिए लोग क्या करेंगे? पेड़ को गले लगा लेंगे, पेड़ से चिपक जाएंगे। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं चिपकू मूवमेंट। कि बंदा दूसरा, मान लो कोई पेड़ काटने आ रहा है तो उससे ये इंसान चिपक जाएगा पेड़ से ताकि उस पेड़ को ना काटा जाए, हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ये इसलिए यहाँ पर चिपकू मूवमेंट चलाया गया था और जो है ये 1970s के आसपास चलाया गया था ताकि जो है हिमालयन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज वगैरह हैं उनको कटने से हम लोग रोक पाएँ। उसके बाद जो तहरी डैम बन रहा था उसके खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा खड़े थे, इसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लड़ाई करी, जो अनटचेबिलिटी देखने को मिलती थी, ठीक है, अछूत करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नाउ जो है यहाँ पर क्या हुआ, इसके खिलाफ भी काफ़ी हद तक गए। साथ ही साथ इन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे अपनी लाइफ में, मैंने आपको बताया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद 2009 में इनको अवार्ड दिया गया, एक तरीके से इनको सम्मानित किया गया पद्म विभूषण अवार्ड से। आपको ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने इनको प्रोवाइड करवाया क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जैसा मैंने आपको बताया। नाउ मैंने क्या बताया था अभी आपको, इन्होंने चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया है। ओके, नाउ ये जो चिपकू मूवमेंट है ये आपके यूपीएससी एग्जाम हो या फिर और कोई एग्जाम हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो चिपकू मूवमेंट था क्या? एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था, एक तरीके से प्रोटेस्ट था ये, लेकिन नॉन वायलेंट फॉर्म में। यहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई, ठीक है, नॉन वायलेंट फॉर्म में यहाँ पर उन्होंने सब काम किया है, जिसको ओरिजिनेट किया था उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये अब चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड के अंदर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो बर्फीला तूफान आया था, ठीक है, वही वाला डिस्ट्रिक्ट है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट। 1973 में चिपकू मूवमेंट को लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये है इसका एक पर्टिकुलर ईयर। ना उसके बाद यहाँ पे बात करें, जो इसका नाम है चिपकू, ये कहाँ से आया? ये आया है एम्ब्रेस वर्ड से। और इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रीज को गले लगा लेते हैं, उसको हक कर लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं ताकि उस पेड़ को कोई काट ना पाए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो है इस चिपकू मूवमेंट से एक बहुत बड़ी नींव रख दी। जैसे कि लोगों को पहले अपने राइट्स नहीं मालूम थे कि हम लोग को ये फॉरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट करना है। ना लोग जागरूक हुए कि राइट टू फॉरेस्ट है, लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चालू करा लोगों ने, ठीक है, लोगों ने इकोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चालू करा। ये आप देख पाओगे, ये जो पर्सनैलिटी है इनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, इंस्पायर होकर एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ आगे बढ़े। लोगों और भी लोगों ने जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे साल 1981 में क्या हुआ, जो कमर्शियल फेलिंग होती थी, यानी कि ट्रीज को काट कर, पेड़ को काट के उसे कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उससे पैसा कमाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था ना, उसको बैन किया गया।
लगभग आप 30 डिग्री स्लोप पे या फिर 1000 मीटर अबव द सी लेवल जो पेड़ होंगे उसकी कटिंग नहीं हो पाएगी, उसको नहीं काटा जाएगा, उसको बैन किया जाए। ठीक है, बैन किया गया था ऐसी चीज़ों को। तो आप देख पाओगे उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। ना उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि भारत के अंदर ये चिपकू मूवमेंट अकेला थोड़ी ना था, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आए थे इंडिया के अंदर। देखो यहाँ पे ना मैंने क्या बताया था आपको, इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ से। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको मुझे लग नहीं रहा कि क्लियर दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि सबसे पहला जो मूवमेंट है साल 1700 में चलाया गया था, बिश्नोई मूवमेंट। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे कहाँ पर चलाया गया था उसे, इसे राजस्थान में चलाया गया था, कौन लीडर था, डिटेल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। हमारे पास यहाँ पर कोई मूवमेंट ऐसा है जिसकी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, बट मूवमेंट के बारे में हमें मालूम है। अब जैसे चिपकू मूवमेंट की बात करी गई तो 1973 में चिपकू मूवमेंट को चलाया गया, उत्तराखंड प्लेस है इसकी। ठीक है, लीडर कौन थे यहाँ पे मैंने आपको बताया, सुंदरलाल बहुगुणा, और क्या इसका डिटेल है वो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद 1978 में यहाँ पे आप कह सकते हो साइलेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया, 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन, 1983 में अपिको मूवमेंट हो गया, 1980 से लेकर 1990s तक तहरी डैम हो गया। ठीक है, उसके बाद 1980 से लेकर आज के टाइम तक आप देख पाओगे नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे साल 2019 में क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक हो गया, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, आपको मालूम होगा ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, उसी के बाद 5 नवंबर 2019 में आप देख पाओगे राइट टू ब्रीथ प्रोटेस्ट हुआ था। अप्रैल 2020 में सेव डेंग पतकाई, यहाँ पे इस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था आसाम के अंदर। उसके बाद 2019-20 में सेव वेरे, मई 2020 में सेव द सुंदरबन, सुंदरबन को बचाओ करके यहाँ पर इस तरीके के मूवमेंट चलाए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो हाल ही में चले हुए मूवमेंट्स हैं, और ये बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे पास्ट में 19s के आसपास जो है ये चलते हुए नजर आए। ओके, छोटा सा एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं ना। आते हैं आज के सेकंड आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले आप लोग सोचोगे कि यार कह रहे थे कि एमसीक्यू ऐड करेंगे, हम लोगों ने एमसीक्यू नहीं ऐड करा। तो यार देखो मैंने एमसीक्यू क्यों नहीं ऐड करा, जो पीपीटी है ना उसकी लेंथ ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, बहुत ऑलरेडी लेंथ हो चुकी है। हर एक आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है, रिसर्च करने के बाद बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे आपको दी है। ऑलरेडी मेरे को 2-2.5 घंटा लगा पीपीटी बनाने में, देन उसके बाद मैं ऑलरेडी एमसीक्यू ऐड करता, फिर उसके बाद पीपीटी भी लेंथी होती, प्लस जो ये अभी आधे घंटे की वीडियो बन रही है वो फिर 50 मिनट की वीडियो बन जाती। 50 मिनट देख के डर लग जाता, इस वजह से मैंने यहाँ पे एमसीक्यू नहीं ऐड करे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। सोल्यूशन क्या है, जब हम लोग यूट्यूब पे, मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट है मैं वहाँ पर डेली बेसिस पर 4-5 क्वेश्चंस जो भी हमारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे मैं वहाँ पर डालता रहूँगा, वहाँ पे आप सॉल्व करते रहते ना, जैसे कि पहले करते थे। ठीक है, हम भी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले थे, आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार लोग जो है वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी जाकर उस पर पार्टिसिपेट करना, मतलब कुछ नहीं, पार्टिसिपेट तो करने की कोई बात ही नहीं है, वो आपके पास आएगा पोस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर पर टिक करना है, आपको पता चल जाएगा आपने करेक्ट लगाया या इनकरेक्ट लगाया है। ओके, तो वहाँ पे पूछ लिया जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सारी चीज़ें, टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कॉर्प्स फ्लावर की। कॉर्प्स फ्लावर ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके का, ये हैवी सा इतना बड़ा जो फ्लावर है इसकी बात करी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये हमारे एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है इस फ्लावर के अंदर, वो क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देख पाओगे लगभग कम से कम, मतलब न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि हज़ारों लोगों की लाइन लगी पड़ी थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर इस आप कह सकते हो इस फ्लावर को देखने के लिए। लोग फोटो खींच रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस फ्लावर को। इसको कॉर्प्स फ्लावर बोला गया है। कॉर्प्स क्या होती है, एक तरीके से डेड बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्यों इससे रिलेट किया गया है आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये जो कॉर्प्स फ्लावर है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि नेटिव है कहाँ का, सुमत्रा, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर आपको सुमत्रा वाला रीजन देखने को मिलेगा, तो सुमत्रा के अंदर ये फ्लावर देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा सुमत्रा भी हाल ही में न्यूज़ में भी था, क्यों, वहाँ पर माउंट सिनाबाग यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो ज्वालामुखी फटा था। ठीक है, थोड़ा सा उसमें हमने डिस्कस भी किया था, उसमें से स्मोक लावा ये सारी चीज़ें निकली थी, लेकिन 6 मिनट तक। ठीक है, तो यहाँ पर सुमत्रा आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया के अंदर है। और अब अगर हम बात करें इस प्लांट की, तो इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। कोई भी स्पीशी आती है या फिर कोई भी प्लांट आता है तो उसका साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक नेम है इसका अमोर्फोपेलस टाइटेनम, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसको मिसशेपन फेलस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अपीयरेंस की वजह से, मतलब इसका कोई शेप है ही नहीं, तो उस वजह से भी यहाँ पर इसको ये नाम दिया गया। लगभग आप कह सकते हो डिकेड हो जाता है, ऐसे 10 साल हो जाते हैं इस फ्लावर को।
10 फीट टॉल ग्रो होने में, यानी कि 10 फीट तक ये ग्रो होता है लगभग 10 साल के अंदर। और इसके अंदर 2 की कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स मेन होते हैं। एक तो डीप रेड कलर का स्कर्ट टाइप आप देख पाओगे पेटल है, जिसको हम लोग स्पैथ बोलते हैं। और फिर येलो कलर की रॉड इसमें देखने को मिलेगी, जिसको हम स्पैडेक्स बोलते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखो, ठीक है, ये पिक्चर मिल गई, वो तो अच्छा हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग इसकी क्लियरली देखने को मिलेगी। अभी हमने देखा जो रेड कलर का ये जो पेटल है इसका स्कर्ट जैसा है ना, ये ठीक है, उल्टा है, वैसे ये स्कर्ट जैसा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसको स्पेथ बोला जाता है। ओके, नाउ ये हमने देखा जो येलो कलर की रॉड है इसमें, यहाँ पर इसको स्पैडेक्स बोला जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जैसा कि कॉर्म। अब यहाँ पे आप कह सकते हो ये अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम है, जो प्लांट की स्टेम है ना, जिस पे ग्रो हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्म। और आप कह सकते हो वो एक स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है, जो एनर्जीज वगैरह है इस प्लांट की, वो वहीं पर स्टोर मिलती है, इसकी जड़ में स्टोर होती है। इनफैक्ट कॉर्म इतने बड़े बड़े वो होते हैं, इसके बहुत बड़े बड़े कॉर्म होते हैं, लगभग यहाँ पे बताया गया है कि 100 kgs तक ये कॉर्म देखने को मिल जाते हैं। नाउ ये जो कॉर्प्स फ्लावर है, इसको हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फूला हुआ साइज़ है, इतना बड़ा साइज़ है, उसकी वजह से हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर बोलते हैं। और इसकी जो ज़िंदगी है, इसका जो लाइफ स्पैन है, वो है कम से कम 30 से 40 साल का। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस कॉर्प्स फ्लावर के पीछे है क्या, मतलब कॉर्प्स फ्लावर की इसके अंदर एक खासियत है, वो क्या है? प्यूट्रेड स्टेंच। ये क्या आ गया? ये है प्यूट्रेड स्टेंच, मतलब एक खराब सी बदबू। अब ये जो खराब बदबू है, इसके पीछे का क्या रीज़न है इसमें, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। देख पाओगे इसका जो अपीयरेंस है वो भी इतना लार्ज सा आप देख ही पाओगे। जो ये फ्लावर है, ये अपनी एक गंदी सी बदबू की वजह से भी जाना जाता है। और वो बदबू ऐसी निकल कर आती है जैसे कोई मीट सड़ गया हो या फिर कोई डेड बॉडी सड़ गई हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लांट है, ये इसी तरीके की आप कह सकते हो स्मेल को एमिट करता है। लेकिन कब एमिट करता है, कब ये बदबू आती है? ये हमेशा नहीं आती है। ये बदबू तब आती है जब ये खिलता है एक बार में, ठीक है, जब ये ब्लूम होगा तभी जाकर ये बदबू आती है। और खिलता ये हर बार तो है नहीं, ये 10 साल में एक बार ब्लूम करता है। ओके, तो उसी में उस टाइम पर जो है काफ़ी तगड़ी आप कह सकते हो इसका प्यूट्रेंट स्टेंच यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ ये जो फ्लावर है, इसके अंदर का जो गंदी सी बदबू देखने को मिल रही है, वो किसकी वजह से? वो है डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड की वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। ओके, नाउ ये जो कंपाउंड है आप देख पाओगे, ये भी कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ वेजिटेबल्स है उसमें से निकल कर आता है, और उसकी वजह से हमें ये बदबू फैलती हुई नज़र आ जाती है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फ्लावर है, ये क्या खासकर कहाँ पे मिलता है, मेन रीजन कहाँ पर है? तो मेन रीजन यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सुमात्रा वाला रीजन है, ठीक है, आप देख पाओगे विकिपीडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे बताया है सुमात्रा वाला रीजन है जो इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर ये एग्जैक्टली ये वाला फ्लावर की जो स्पीशी है ये मिलती है। ओके, अभी के लिए हमारे पास ये डेटा है, ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई दी। चलो आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, सरकार ने क्या डिसाइड किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सॉरी कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो सरप्लस मनी है ना, उनके पास अगर कोई सरप्लस मनी है तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे आज के टाइम पर हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को सरप्लस मनी ट्रांसफ़र किया जाएगा, और यहाँ पर ये बताया गया है लगभग 99,122 करोड़ के आसपास ये सरप्लस मनी दिया जाएगा, ताकि आज के टाइम पर हमारी जो कंट्रीज़ में, हमारी जो कंट्री के अंदर जो सिचुएशन चल रही है सेकेंड वेव की, उससे हम लोग लड़ पाएँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बोला जा रहा है एक हायर एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, काफ़ी हायर आप कह सकते हो अमाउंट मिला है। हालांकि हम जो सरकार है, सरकार के पास टैक्स वगैरह का कलेक्शन इतना हो नहीं रहा है, तो उसको देखते हुए ये अमाउंट प्रोवाइड किया गया ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो कोविड-19 की सेकेंड वेव है उससे हम लोग जाकर लड़ सकें। जो गवर्नमेंट बजट है, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने भी पहले बजट में भी डिस्कस किया था कि देखो ये पहले भी मुद्दा चल सका था, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर पहले डिसाइड कर चुकी थी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सरप्लस मनी आएगा वो सरकार को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये मुद्दा काफ़ी पॉपुलर था, हमने अपने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर काफ़ी डिस्कस किया था ना। वही देखोगे यही बोला गया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहले बजट कर रखा है कि देखो सरप्लस जो है वो रिसीव होगा सरकार को उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे आरबीआई कर भी रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीआई पिछले कुछ टाइम से आप देख पाओगे, अगर मैं आपको कुछ डेटा और दिखाऊंगा, साल 2010 से डेटा दिखाऊंगा, काफ़ी हद तक सरप्लस सेंड किया है। तो आरबीआई इस तरीके का सरप्लस देता हुआ आया है सरकार को, और आप देख पाओगे साल 2018-19 में लगभग सबसे ज़्यादा सरप्लस दिया गया था 1.7 लाख करोड़ के आसपास का। उसके बाद जो है सेकंड अगर हम बात करें टॉप सरप्लस, तो वो अभी वाला है कितना यहाँ पे, वो है 99,122 करोड़ रुपए का। ओके,
अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का मेन कारण क्या है। मेन कारण वही है कि हम लोग क्या कर सकें, आज के टाइम पर कोविड-19 से लड़ सके, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उसके पास मनी जनरेट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जीएसटी रेवेन्यूज आ नहीं रहे हैं, जीएसटी फॉल होता हुआ नजर आ रहा है, टैक्स आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रही है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपना सरप्लस ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये आप देख पाओगे पिछले कुछ साल का डेटा है, पिछले एग्जैक्टली 10 साल का डेटा है। 2010-11 में देख पाओगे 15,000 करोड़ के आसपास जो है ये मनी ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद 2011-12 तो आप देख पाओगे यहीं आसपास रहा है, और एकदम से स्पाइक कब देखने को मिला, 2018-19 के अंदर, ठीक है। हमने भी देखा था 2018-19 के अंदर सबसे ज़्यादा मनी ट्रांसफर किया गया है, ओके, 1.76 लाख के आसपास, 1.76 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद आप देख पाओगे जो सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी ये है, उसके बाद सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो ये वाली है। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट सेंड किया गया है, ओके। नाउ अब हम कुछ आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। यहीं पर थोड़ा सा ये एरिया साफ है, यहीं पर बात करते हैं आरबीआई के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1935 में। आपको मालूम होगा आज़ादी से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 वाला, उसके अंदर ही बता दिया था कि हम लोग एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश करने वाले हैं। लेकिन ये इसको नेशनलाइज कब किया गया, इंडिया का दर्जा कब दिया गया, इंडिया के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो एक नेशनल वाला लेवलिंग कब दी गई, वो इसको दिया गया 1949 में। तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई को फॉर्म किया था 1935 में और इसको नेशनलाइज करा गया 1949 में। देन उसके बाद इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, कोलकाता के अंदर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देन उसके बाद कोलकाता के बाद हमने इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, आपको मालूम होना चाहिए कब, 1937 के अंदर, ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, सर ऑसबॉर्न, OSBORNE स्मिथ। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये तो हमने देखा ये पहले गवर्नर थे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शंस है आरबीआई के, आप देख पाओगे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, करेंसी इशू करना, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैनेज करना, ठीक है। सारे बैंक का बाप होता है एक तरीके से, मतलब सभी बैंक को रेगुलेट करता है। उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, यानी गवर्नमेंट की हेल्प के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा जो सरप्लस मनी है वो ट्रांसफर करी गई गवर्नमेंट को, ताकि जो गवर्नमेंट है वो कोविड-19 से लड़ सके। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो हमारा पूरा भारत का बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। इनफैक्ट मनी, ये जो पैसा है छपते कहाँ पे, नोट छापता भी आरबीआई है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आरबीआई नोट छापता है एक्सेप्ट 1 रुपये को, 1 रुपये को छोड़कर आरबीआई जो है यहाँ पर ये नोट छापता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करी गई है। देखो, इसको हमने जीएसटी को लगाया था कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है उसको इंपोर्ट करने के लिए, उसी के ऊपर ये मुद्दा है। देखो, जीएसटी, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे पहली बात तो ये बोला है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है आज के टाइम पर इम्पोजिशन कर रही है, एक तरीके से लागू कर रही है जीएसटी का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर। मतलब ये जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, जो कि आज के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। नाउ अगर हम इसे बाहर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग जाता है, जो कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट लगा रही है, ओके। अब जो ये जीएसटी है वो यहाँ पर लगाई गई। अब बोला ये जा रहा है, हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, आप जो जीएसटी लगा रहे हो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ओके। अब यहाँ पे क्यों बोला गया, आगे मैं बताता हूँ। देख पाओगे यहाँ पे ये बोला गया, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक लाइफ सेविंग डिवाइस है, लोगों की जान बचा रहा है, ये ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, लाइफ सेविंग डिवाइस है ये, और उस पर आप लोग जीएसटी लगा रहे हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये मुद्दा उठाया। और आप देख पाओगे ये भी बोला गया था, अभी हाल ही में हुआ क्या था, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद जो जीएसटी है, वैसे तो इस पर 28% लग रही थी, इसको कम करके 12% कर दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल ये बात करी जा रही है कि 12% भी नहीं होना चाहिए ना, इसके ऊपर तो जीएसटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग डिवाइस है। एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, यानी कि जो हमारे पास राइट टू लाइफ है उसके तरीके से यहाँ पे एक इसको दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फिर यहाँ पर आप उसके लिए जीएसटी आपको नहीं लगानी चाहिए थी। नाउ आप सोच रहे होंगे ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इस तरीके की मशीन होती है। इसमें क्या होती है, हवा जाती है, हवा में क्या क्या होता है आप कह सकते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। 80% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन, मतलब 100% पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो मशीन है इसमें से हवा गई, हीट एक्सचेंजर आया, सर्ज टैंक आया, इस तरीके से
हवा को प्योरीफाई करके नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोगों को प्योर ऑक्सीजन लगभग 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन निकाल कर देगा। और इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन हम लोग मरीजों को देंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा था हाल ही में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिला था। ओके, तो उसकी पूर्ति करता है, यहाँ पर उस कमी को पूरी करता है। तो ये मशीन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बात करते हैं जीएसटी की। अभी यहाँ पर जीएसटी की चर्चा हुई है, जीएसटी को लागू किया गया है। तो जीएसटी है क्या, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी हो गई। दूसरी चीज़ ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक इनडायरेक्ट टैक्स है ये, और यहाँ पे आप देख पाओगे 2017 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस किया गया, इसके अंदर दो तीन चीज़ें थी। एक तो देखो इसमें डुअल जीएसटी का सिस्टम था, ठीक है। अब डुअल जीएसटी का मतलब कि इसमें सीजीएसटी भी लगती है और एसजीएसटी भी लगती है। कब कब लगती है आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ भी थी, वो है आईजीएसटी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सीजीएसटी का अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगती है और आईजीएसटी कब लगती है। तो आपको ध्यान देना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी तो एक साथ लगती है, आईजीएसटी अलग लगती है। सिचुएशन कैसी होगी, देखो सिचुएशन ये होगी, जब एक पर्टिकुलर राज्य है, मान लो यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कोई सा गुड्स खरीद बेच रहा हूँ, ठीक है, किसी भी गुड का ट्रेड कर रहा हूँ, तो मान लो उस पर जो जीएसटी लगेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर जो जीएसटी लगेगी वो दोनों लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगी। ओके, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि मान लो 19% जीएसटी लग रही है, तो यहाँ पे 8% सेंटर रख लेगी और 8% राज्य रख लेगा। ओके, 8% केंद्र सरकार रख लेगी, 8% राज्य सरकार रख लेगी। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि जब स्टेट के अंदर यहाँ पे गुड्स को हम लोग खरीद बेच रहे हैं तो ये दोनों लगेगा। अगर हम लोग एक स्टेट के अंदर, मान लो यूपी से हम लोग भेज रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई, अब एक स्टेट से हमने दूसरे स्टेट में ये सामान भेजा है, तो इस पे जो जीएसटी लगता है वो लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड हैं। ओके, तो आपको ध्यान देना है आईजीएसटी की सिचुएशन कब लगती है और जो सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है। नाउ अब इस जीएसटी को पूरी तरह से हैंडल करने के लिए इसके लिए कोई बॉडी भी तो होगी। हाँ, है जीएसटी काउंसिल हमारे पास। आर्टिकल 279A में आप देख पाओगे जीएसटी काउंसिल है, जिसको बनाया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि हम लोग जो जीएसटी है उसको गवर्न कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। ओके, और इस काउंसिल की चेयरमैन कौन होती है आपको ध्यान रखना है, इसकी चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है हमारी आज के टाइम पर, निर्मला सीतारमन। ओके, तो इनके द्वारा जो है आज के टाइम पर शेयर करा जाता है। बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं इसके अंदर। काउंसिल के अंदर आप कह सकते हो कि वोटिंग पावर देखने को मिलती है। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये खास इंपॉर्टेंट है। काउंसिल के बारे में ध्यान रखना है, और काउंसिल कहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल 279A। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, अभी हमने डिस्कस किया जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली पे करेगा इंसान, अपनी जेब से पैसा निकाला, हमने डायरेक्टली पे कर दिया, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग प्रोडक्ट, मतलब कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, चिप्स का पैकेट खरीदा, कुरकुरे का कुछ भी खरीदा, तो उस पर जो हम टैक्स दे रहे हैं वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो प्रोडक्ट और सर्विस पर हम लोग टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्टली, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर आप देख पाओगे ये किसके ऊपर, जो डायरेक्ट टैक्स है किसके ऊपर लगाया जाता है, इनकम के ऊपर। इनकम से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर। ये डायरेक्टली पर्सन के द्वारा पे किया जाता है, जैसे आप है, मैं है, कोई भी है यहाँ पर, आपके फादर है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली इनकम से पे किया जाता है। और कब पे किया जाता है, जब आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। मान लो आपके हाथ में इनकम आ गई, इनकम आने के बाद जो है आप जाकर इसको पे करोगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्रोडक्ट्स और सर्विस पे लगता है और ये पर्सन के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से इसकी रिकवरी हो जाती है। मतलब जो कंज्यूमर है, यहाँ पर कंज्यूमर दबता है। आपने कोई सामान परचेज किया है किसी शॉपकीपर से, आपने जो है एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया है, लेकिन आपको नहीं मालूम है ये जो टैक्स है ना, ये सभी पे करते हैं, ठीक है, ये सभी लोग पे करते हैं। इनफैक्ट रिक्शे वाला भी जो है ये इस टैक्स को पे करता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम। एक बिस्किट का पैकेट खरीदा आपने, उस पर भी टैक्स दिया है, वो इनडायरेक्टली गया है, आपको नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो है ये पे किया जाता है बिफोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आने से पहले हम लोग टैक्स देते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब हमारे पास पैसा आ जाता है, इनकम आ जाती है, तब हम टैक्स देते हैं। नाउ ये जो डायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे इसका टैक्स का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, आप कुछ भी खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, उस पर टैक्स लगा हुआ है, आप टैक्स पे कर रहे हो, है ना। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया जीएसटी, सबसे बड़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बात करी गई है पर्सनल गारंटर के द्वारा। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उसमें बताया कि जो आईबीसी नॉर्म्स हैं,
ये आईबीसी नॉर्म्स क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके अंडर में जो पर्सनल गारंटर होगा वो भी जिम्मेदार होगा कॉर्पोरेट डेट के लिए। होता क्या है, चलो यहाँ पे पहले मैं आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आईबीसी के बारे में बताता हूँ। देखो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पर किसी बंदे के पास उसने उसने लोन तो लिया था, लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है कि वो वापस से उस लोन को चुका सके। ठीक है, तो वो सिचुएशन कौन सी होती है, वो है इंसॉल्वेंसी, मतलब दिवालिया हो जाना। ठीक है, दिवालिया निकल जाना। और उसके बाद ये कंडीशन होती है दूसरी बैंकरप्सी। बैंकरप्ट हो जाना, भाई कोई पैसा नहीं बचा, नीलामी हो गई, जो था वो भी बिक गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सिचुएशन है ना, बस खाली डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, तो आप देख पाओगे इंसॉल्वेंसी आप दिवालिया हो गए, आपका जो डेट वगैरह जो भी आपने लोन वगैरह लिया था आप उसको चुका नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपकी फैक्ट्री वगैरह आपने मान लो अपने फैक्ट्री बनाने के लिए एक लोन लिया था, फैक्ट्री आपकी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, वो पैसा बर्बाद हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है कि वापस से आप उस लोन को चुका सको। उसी तरीके से जो है बैंक्रप्सी होती है। बैंक्रप्सी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो कोर्ट ऑफ कंटेंट है ना, ये ज्यूरिसडिक्शन देकर डिक्लेयर कर देता है, एक पर्सन को डिक्लेयर कर देता है कि आप बैंक्रप्ट हो गए, नीलामी वगैरह करके जो आपके पास है, और जो भी यहाँ पर डिक्लेयर करके आपका वो डिक्लेयर कर देता है कि आप बैंक्रप्ट हो गए, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है। नाउ यहाँ पे अब क्या है, अभी होता क्या था, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मान लो पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, यहाँ पर पर्सन ए ये लोन लेने गया है इससे, इसने लोन लिया क्योंकि इसे कंपनी खोलनी है। तो अभी क्या होता था, इस बीच में ना एक पर्सनल गारंटर हुआ करता था। पर्सनल गारंटर जो कि श्योरिटी लेता है इस लोन की, कि हाँ भाई ये लोन वापस से, ये जो पैसा लिया गया है ये वापस से इसके पास आ जाएगा जिससे लोन लिया गया है। ये पर्सनल गारंटर इस चीज़ की श्योरिटी लेता था। लेकिन अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ये तो होता था कि देखो जो ये बंदा ए है, अगर ये पैसा नहीं चुकाता है इसको, तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अभी तक तो ये लॉ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जो ये पर्सनल गारंटर है जिसने श्योरिटी ली है कि हाँ आपके पास ये लोन आ जाएगा, वो भी जिम्मेदार है इस कॉर्पोरेट डेट के अंदर। मतलब उसके खिलाफ भी ये इंक्वायरी चलेगी, उसके खिलाफ भी जो है प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेंगी। ओके, पर्सनल गारंटर के खिलाफ भी, तो ये है मुद्दा। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे डेफिनेशन क्या है पर्सनल गारंटर की। तो ये एक पर्सन है, ठीक है, जो कि प्रॉमिस करता है, एक तरीके से श्योरिटी लेता है कि हाँ ये जो पेमेंट है ये दूसरा वाला बंदा दे देगा जिसने लोन लिया है ना। उसी तरीके से आप देख पाओगे जो नोटिफिकेशन है 2019 का हमारे पास पहले से आया था। हम लोग पहले से ही जो है यहाँ पे इंसॉल्वेंसी वगैरह की प्रोसीडिंग्स वगैरह लेकर चलते रहते हैं। लेकिन अब क्या है, हमने एक नई चीज़ ऐड कर दी है। नई चीज़ क्या ऐड करी है कि अब जो ये पर्सनल गारंटर होगा इसके ऊपर भी कार्रवाई चलेगी, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा। देखो होता क्या है ना, कि जो आज के टाइम पर बैंक्रप्सी वगैरह ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। मान लो किसी पर्सन ने, ए पर्सन ने बैंक से लोन लिया, दिवालिया निकल गया इसका, तो क्या हुआ, इसका तो नुकसान तो यहाँ पे बैंक को ही हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अंदर ही तो हर्ट पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए अगर इससे रिकवर नहीं हुआ तो पर्सनल गारंटर से रिकवर कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा गारंटर होगा जिसके पास खूब पैसा होगा। ऐसी बात, ऐसा तो है नहीं जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको गारंटर बनाया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इसके पास भी बहुत पैसा होगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी वसूला जाएगा, इसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ओके, तो यहाँ पर ये मुद्दा है। नाउ ये सारी मुद्दे कहाँ पर जाएंगे, ये मुद्दे जाएंगे एनसीएलटी के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे, अगर इस मुद्दे की सुनवाई होनी है तो। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे बंदा अपील करना चाहता है तो वो कहाँ पे अपील करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस चीज़ को अपील कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है PDUNWFS। ये क्या है, यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनको फंड देने के लिए यहाँ पर एक तरीके से ये वेलफेयर फंड बना रखा है ना। हुआ क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर हैं एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने अप्रूव किया, एक तरीके से एक अमाउंट दिया गया है 2 लाख रुपए का। किसको, इन पर्सनैलिटी को। इनका नाम है वी तेजस्वनी बाई। अब ये काफ़ी पॉपुलर प्लेयर रह चुकी हैं। एक तरीके से 2011 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, और उसके बाद वुमेन कबड्डी टीम में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया इन्होंने, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2010 के अंदर। फिर 2014 में एशियन गेम्स में ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। तो मतलब काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं। तो अब इनको 2 लाख रुपए देने की बात करी गई है। क्यों, क्योंकि हुआ क्या है, देखो आज के टाइम पर ना ये कोविड से तो रिकवर कर ही रही हैं। ठीक है, इनके जो हस्बैंड है वो शिकार हो गए थे इस कोविड के 11 मई को, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नाउ यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, देखो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये अप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी स्कीम के थ्रू अप्रूव किया जा रहा है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ओके, कौन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड के द्वारा ये पैसा दिया जा रहा है। नाउ ये जो आप कह सकते हो ये कोलेब्रेशन है, ये बहुत सारी अलग अलग जो है आप कह सकते हो अथॉरिटीज़ मिलकर कोलेब्रेशन करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और म्यास, ये सब मिलकर जो है
जो पहले के एक्स इंटरनेशनल एथलीट है, जो पहले खेलते थे, उन एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं ये लोग। एथलीट्स हो गए या फिर पुराने हमारे कोचेस हो गए, ठीक है, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सबको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। और आज के टाइम पर सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कोविड-19 को लेकर। उसी तरीके से इनको भी एक सपोर्ट मिला है 2 लाख रुपए का। ओके, तो आपको इस स्कीम के बारे में ध्यान रखना है, क्या वर्क है इसका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको, स्कीम को, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो ये फंड है इसको सेटअप किया गया था 1982 में, ताकि जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने शानदार परफॉर्म किया है अपने पिछले कुछ सालों में, उनको हम लोग एक पहचान दे सकें। उसके बाद स्कीम यहाँ पर वापस से रिवाइज करी गई थी साल 2016 के अंदर, और यहाँ पर भी हमने यही मुद्दा उठाया था कि जो है स्पोर्ट्स पर्सन को पूरी तरह से ये सपोर्ट मिलना चाहिए। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, एक्स ग्रेशिया। यहाँ पे एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस मिलना चाहिए। तो एक्स ग्रेशिया क्या होता है? बेसिकली एक कंपनसेशन पेमेंट होता है एक तरीके से, जो कि सरकार देती है किसी पर्सन को, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है NMMS के बारे में। ये क्या है? एक मोबाइल नेट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐप है बेसिकली। और ये जो ऐप है ये क्या देखेगा, आगे हम बात करेंगे। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। अभी मॉनिटरिंग आप ध्यान रखना, मॉनिटरिंग वर्ड आ रहा है तो मतलब किसी को ये देखेगा, किसी को ट्रैक करेगा। अभी किन को ट्रैक करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो वर्कर्स होंगे हमारे उनको ट्रैक करेगा। नाउ जो ये ऐप है इसके अंदर रियल टाइम अटेंडेंस देखी जाएगी वर्कर्स की। कौन से वर्कर्स? जो कि बहुत सारी स्कीम्स के अंडर, सरकारी स्कीम्स के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे कि MG नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस स्कीम के अंदर क्या है? इस स्कीम के अंदर यह है कि सरकार 100 दिन का आप कह सकते हो रोजगार देती है, ताकि 100 दिन तक लोग जो है वो काम कर सके, कुछ कमा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे और भी स्कीम जो है यूज़ चल रही हैं जो आज के टाइम पर। MG नरेगा के बाद PMAY हो गया, PMGSY हो गया। तो ये जो स्कीम्स हैं, ओके, इसके अंडर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको ट्रैक करा जाएगा इस ऐप के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे इस ऐप में क्या होगा, उनका अटेंडेंस एक तरीके से, ठीक है, उनका जियो टैग फोटोग्राफ भी देख लिया जाएगा। और इन सब की वजह से हम लोग जो है अपनी पेमेंट्स वगैरह की जो प्रोसेसिंग है वो भी सॉरी सॉरी वो जो पेमेंट वगैरह की प्रोसेसिंग है वो भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। नाउ एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, ये जो एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप है, ये यहाँ पे एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन पता चल जाएगा और टाइम, कौन सा टाइम स्टैम्प पर कहाँ पर हैं वो लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें फोटोग्राफ्स के थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ना उसके बाद होगा क्या? देखो, एक काफ़ी बढ़िया सिस्टम है जिसमें कि हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं सारा का सारा। उसके बाद ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से चल रहा है, और हम लोग वो सारी चीज़ें देखने के बाद, ट्रैक करने के बाद, प्रोग्राम को अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। बात करी गई है डिप कोविन के बारे में। इतना कुछ खास नहीं है आर्टिकल। देखो यहाँ पे क्या है कि जो डिप कोविन है ये क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एलाइड साइंस, इसको हम लोग डीपास बोलते हैं। अब यहाँ पे एक लेबोरेटरी है जो कि DRDO के अंदर आती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। इन्होंने डेवलप कर लिए एक एंटीबॉडी डिटेक्शन, मतलब कि कोविड-19 के टाइम पर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं। तो एंटीबॉडी को पता करने के लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ये किट बनाई गई है। ओके, तो ये मुद्दा है। तो आपको ध्यान रखना है डिप कोविन का क्या काम है, डिटेक्ट करना आपके बॉडीज़ के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं, ठीक है, उसके लिए। और ये किट जो है काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। इस किट को किसने बनाया है? इस किट को बनाया गया है वेंगवार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, ठीक है। एक तरीके से इनके साथ एसोसिएशन किया, उसके बाद इन्होंने डेवलप किया, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। काम क्या है? क्वालिटेटिव डिटेक्शन करता है, एक तरीके से पता लगाता है, डिटेक्ट करता है जो आपका इम्यूनोग्लोबिन IG एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो कि आपके शरीर में लड़ रही हैं, वो प्लाज्मा है, ठीक है, इन सबको डिटेक्ट करता है अच्छे से। ओके, और उसके बारे में यहाँ पर बताता है। नाउ इसकी खास बात यह है कि अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाता, मतलब कि कोई उस डिजीज़ से कोई रिएक्शन वगैरह, कोई रिएक्टिविटी वगैरह नहीं होती है। आपको जो डेटा मिलता है वो कंप्लीटली एक ऑथेंटिक डेटा मिलता है। उसके बाद जो ये किट है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 18 महीने की है, वो भी यहाँ पर बताई गई है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है कलाक्षेत्र फाउंडेशन के बारे में। तो ये क्या है बेसिकली, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नॉमिनेट कर दिया है 12 इंपॉर्टेंट आर्टिस्टीज़ को या और म्यूजिशियंस को, कि देखो ये मेंबर होंगे जो कि इस कलाक्षेत्र फाउंडेशन को गवर्न करेंगे। नाउ ये क्या है? ये जो कलाक्षेत्र फाउंडेशन है ये एक अकेडमी है। किस चीज़ की? आर्ट एंड कल्चरल अकेडमी है।
जो कि डेडिकेट करी गई है कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो पुराने ज़माने में हमारे जो पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या फिर स्पेशली अगर हम बात करें जो भरतनाट्यम डांस हो गया, ठीक है, काफ़ी पुराना है हमारा। उसके साथ जो ये गांधार वेदा म्यूज़िक हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फाउंडेशन बनाया गया है कि इन सबको प्रिजर्व किया जाएगा, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये हम अपनी संस्कृति जो हमारी पहले चली थी उसको हम कभी भूल ना जाएँ। उसके बाद ये जो आपको कला क्षेत्र फाउंडेशन है, ये आपको चाइना के अंदर सॉरी चाइना के चेन्नई के अंदर बेस्ड है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको फाउंड करा गया था 1936 में। ओके, 1936 में खोजा गया, किसके द्वारा? एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुंदले, और इनके हस्बैंड थे जॉर्ज अरुंदले। इनके द्वारा मिलकर जो है इसको फाउंड करा गया। 1994 में क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको, ये जो फाउंडेशन है, जो अकेडमी है, इसको रिकग्नाइज किया। इसको बोला ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब इसको नेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ओके, उसके बाद हमने अभी देखा रुक्मिणी देवी ने जो है इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था। इनके आप देख पाओगे बर्थ और डेथ कब हुई, यहाँ पे बताया गया है। एक इंडियन थियोसॉफिस्ट जो कि ह्यूमन बिलीफ्स के ऊपर काम करती थी, साथ ही साथ डांसर थी, कोरियोग्राफर थी, इंडियन क्लासिकल डांस में आप कह सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए खासकर भरतनाट्यम को इन्होंने वापस से रिवाइव किया है। मतलब जब भरतनाट्यम एक तरीके से खत्म होने लग रहा था, लोग जो है इसको भूल रहे थे, तब इन्होंने वापस इसको जीवित किया, वापस से रिवाइव किया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला थी हमारे भारत के इतिहास में जिनको नॉमिनेट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइवलिस्ट थी, मतलब एक तरीके से मैंने आपको बताया भरतनाट्यम को रिवाइव करने में, वापस से जीवित करने में इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। हम भरतनाट्यम को भूलते हुए चले जा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यह है रुक्मिणी देवी जी का यहाँ पे पिक्चर। उसके बाद भरतनाट्यम कुछ इस तरीके से डांस होता है। भरतनाट्यम क्या है, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप नितिन सिंघानिया पढ़ोगे तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, वहीं से निकाले गए हैं। आप देख पाओगे जो भरतनाट्यम है, इसको पहले साधे रतम बोला जाता था। ये एक मेजर फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस है। ठीक है, इंडियन क्लासिकल डांस का एक फॉर्म है जिसका जो ओरिजिनेशन है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था। ये काफ़ी पुराना क्लासिकल डांस ट्रेडिशन इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें इसको टेम्पल्स के अंदर या फिर जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता था पुराने ज़माने में। और आज के टाइम पर आप अगर हम बात करें तो 8 हमारी फॉर्म ऑफ डांस है, यानी कि 8 पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस है जो कि आप नितिन सिंघानिया के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, जो कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई। मतलब जो संगीत नाटक अकेडमी है, पॉपुलर अकेडमी, इसने बोला है कि ये जो 8 फॉर्म है ना डांस की, ये सबसे पॉपुलर है। वो कौन कौन सी हैं? वो कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशी और कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी और सत्रिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। एक हमारा भरतनाट्यम भी हो गया। चलो, यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये वर्ड भरत है, ये एक, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, भारत, और ये भारत, तीनों का नाम अलग अलग है, मतलब तीनों का मतलब अलग अलग है। भा से भाव मतलब फीलिंग्स और इमोशंस, और उसी तरीके से रा से राग मतलब जो मधुरता। उसके बाद जो ता है, ता से ताल मतलब कि जो रिदम। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, ना उसके बाद आते हैं लास्ट आर्टिकल। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल दे रखा है। आयुष की हेल्पलाइन नंबर जो है सरकार ने पीआईबी के वेबसाइट पर दी है, और ये हेल्पलाइन नंबर, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है कोविड-19 से लेकर, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हो। टोल फ्री नंबर ये है 14443। ओके, ये हेल्पलाइन है, आपको जो है हेल्प करेगा। लगभग सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक जो है ये अवेलेबल रहने वाला है, हफ्ते में 7 के 7 दिन। जो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप कह सकते हो जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और ये जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, ठीक है, ये सब अवेलेबल होगा, ताकि आपके जो क्वेरीज वगैरह हैं वो सब आपके एड्रेस किया जाए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। ओके, तो फिर गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप नोट्स वगैरह बना लेना, क्योंकि अब जो है हम लोग वीडियो पे पूरी तरह से फोकस करने वाले हैं। एग्जैक्टली ये जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है, इसमें पूरी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दें, और जो है इसी तरीके से जो है हम लोग सभी एग्जाम्स को हिट कर पाएँ। जो आपको एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहूँगा, उसको आप लोग जो है आप कह सकते हो उसमें पार्टिसिपेट करते रहना। तो फिर अगर गाइज आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और जो है प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों को ही, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।